नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ सीईटी स्नातक स्तर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और मित्रों, यानी आपने इतने दिनों में जो कुछ भी पढ़ा है उसी का रिवीजन मात्र लेकर के मैं फिर से हाजिर हूँ। और आज का रिवीजन जो अपना होगा वह राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से संबंधित सभी प्रश्नों को लेकर के है। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। पाली संभाग का गठन किन किन जिलों को लेकर किया गया है? पाली संभाग का गठन किन किन जिलों को लेकर के किया गया है? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जालोर, पाली, सांचौर और सिरोही जिलों को। मित्रों, इसमें जो राजस्थान के नए जिले बनाए गए हैं उन जिलों को भी इसमें शामिल किया गया है। इन नए जिलों के आधार पर ये प्रश्न श्रृंखला है। बात करें अगले प्रश्न की। भारत पाक सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले हैं, यानी भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस पर राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 6 जिले। मित्रों, याद रखिएगा कि जो 6 जिले हैं उनमें बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर। और मित्रों, स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत पाकिस्तान की जो सीमा है जिसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, और उसकी लंबाई की बात करें तो 1070 उसकी लंबाई है। और 1070 किलोमीटर की जो लंबाई है, इसमें राजस्थान के जो 6 जिले हैं, इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर जिलों की सीमाएं लगती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा झालरापाटन। मित्रों, याद रखिएगा कि झालरापाटन है, इसे घंटियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे राजस्थान की जो मुख्यमंत्री रही, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें कि वसुंधरा राजे सिंधिया, तो उनका जो विधानसभा क्षेत्र था वह भी झालरापाटन ही था। बात करें अगले प्रश्न की। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर। बात करें आज के अगले प्रश्न की। धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा कोठी के नाम से। और मित्रों, याद रखिएगा कि अगर बात करें कि राजस्थान का सूर्य उदय और सूर्यास्त के, यानी राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर सूर्य उदय और सूर्यास्त सबसे पहले होता है, तो वह भी होगा धौलपुर। और घंटाघर की बात करें कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो घंटाघर है जिसका नाम है निहाल टावर, वो कहां पर स्थित है? तब भी अपना सही उत्तर होगा धौलपुर। अगला प्रश्न। कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम प्रस्तुत किया गया था? यानी कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा रायथान। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए क्या नाम दिया था? वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए क्या नाम दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा मरुकांतार। और मित्रों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है, यानी घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है, तब भी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड। और मित्रों, बात करें आज के प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8। नवगठित सीकर संभाग में कौन से जिले शामिल है? नवगठित सीकर संभाग में कौन से जिले शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर होगा एक तो सीकर, चूरू, नीम का थाना, झुंझुनू और सुजानगढ़। मित्रों, आपसे एक जिले का नाम देकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे सुजानगढ़ किस संभाग में
स्थित है, तो फिर सही उत्तर होगा सीकर संभाग में। अगला प्रश्न, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अल्लाह जिलाई बाई को। और मित्रों, अगर हमारी जो क्लास है यह आपको अगर अच्छी लग रही है, प्रश्न आपको परीक्षा उपयोगी लग रहे हैं, तो आप इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। बात करें प्रश्न नंबर 10 की, राजस्थान के किस जिले में या राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? मित्रों, इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिएगा। और यह प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर ग्रामीण। और मित्रों, याद रखिएगा कि जयपुर ग्रामीण की जो सीमाएं हैं वह 10 जिलों से स्पर्श करती है। आप इस प्रश्न को 3 स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि पहले की बात करें कि पहले सर्वाधिक जिलों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला जो जिला था वह पाली था। यानी पहले पाली 8 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता था, लेकिन अब जयपुर ग्रामीण यह 10 जिलों की इससे 10 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। और मित्रों, याद रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, तो फिर सही उत्तर होगा गोकुल भाई भट्ट को। और आदिवासियों का मसीहा के नाम से प्रसिद्ध यानी वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो भोगीलाल पांड्या। बात करें आज के अगले प्रश्न की, सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर। और मित्रों, याद रखिएगा कि पहले भी सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर ही था। और जो पहले 464 किलोमीटर की सीमा बनाता था, अब इसकी सीमा 436 से लेकर 438 किलोमीटर तक है। बात करें प्रश्न नंबर 13 की, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वह 869 किलोमीटर है। और मित्रों, इस प्रश्न को भी आप स्टार लगा लीजिए। बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14, राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? तो इसका सही उत्तर होगा विषम कोणीय चतुर्भुज, या फिर अगर आपसे विषम कोणीय चतुर्भुज नाम न दें तो आपको पतंग भी नाम दिया जा सकता है कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले। मित्रों, इससे संबंधित हमने पहले भी चर्चा कर ली है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसकी लंबाई 1070 रेड क्लिफ नाम से प्रसिद्ध, और यहाँ पर राजस्थान के 6 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है, जिसमें श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर है। अब मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 16 की, कि राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है? यानी राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो इसका सही उत्तर होगा धौलपुर। यानी मित्रों, धौलपुर जो जिला है सबसे पूर्वी जिला, यहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो सूर्य अस्त भी सबसे पहले ही होता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 17। और मित्रों, यह रहा धौलपुर यानी प्रश्न नंबर 16 का उत्तर। बात करें अगले प्रश्न की, सर्वाधिक जिलों की सीमाओं से स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला। तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर ग्रामीण, जिसकी सीमाएं 10 जिलों से स्पर्श करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 692 किलोमीटर। और मित्रों, याद रखिएगा कि अरावली पर्वतमाला
कि कुल लंबाई 692 है, लेकिन राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है तो 550 किलोमीटर। और सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला भी अगर पूछ लिया जाए तो वह भी राजस्थान अरावली पर्वतमाला ही होगा। बात करें आज के प्रश्न नंबर 19 की। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। अगला प्रश्न, लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? और मित्रों इस प्रश्न को भी आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि यह पहले जो लसाड़िया का पठार है यह अभी वर्तमान में सलुम्बर जिले में स्थित है। और अगर प्रश्न पूछे कि लसाड़िया का जो पठार है यह पहले किस जिले में पड़ता था तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर, और अब वर्तमान में यह सलुम्बर जिले में है। अगला प्रश्न, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 61%। अगला प्रश्न, मित्रों बात करें प्रश्न नंबर 22 की कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? और मित्रों यह प्रश्न रीट 2022 में भी पूछा गया था कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है तो इसका सही उत्तर होगा अलवर जिले में। अगला प्रश्न, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का जो भूभाग है इसे किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही उत्तर होगा मेवल। अगला प्रश्न, कैडाना बांध किस नदी पर स्थित है? कडाना बांध किस नदी पर स्थित है तो इसका सही उत्तर होगा माही नदी पर। और मित्रों याद रखिएगा कि माही, सोम और जाखम जो नदियों का संगम है वहां पर बेणेश्वर धाम भी स्थित है और इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 25। सेवर की पहाड़ियां जो जयपुर ग्रामीण में स्थित है, यानी सेवर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? सेवर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है तो इसका सही उत्तर होगा साबी नदी। और मित्रों अगर प्रश्न पूछा जाए कि जयपुर ग्रामीण से निकलने वाली नदी कौन सी है तो साबी नदी। और साबी नदी की बात करें तो यह सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। बनास की सहायक खारी नदी का उद्गम स्थल है कि बनास की जो सहायक नदी है खारी नदी, इस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है तो इसका सही उत्तर होगा बिजराल की पहाड़ियां। और मित्रों अगर आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाए कि खारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है तो इसका सही उत्तर होगा बिजराल की पहाड़ी, और ये खारी नदी बनास की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 27, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया? यानी हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया है तो इसका सही उत्तर होगा जालोर जिले में। मित्रों याद रखिएगा कि जालोर जिले में जो नर्मदा नदी है उसका पानी नहर के द्वारा लाया गया है। अब बात करें प्रश्न नंबर 28 की। चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल, बेतवा और केन किसकी सहायक नदियां हैं तो इसका सही उत्तर होगा यमुना नदी। और मित्रों जो यमुना नदी है यानी चंबल, ये बंगाल की खाड़ी तक जल ले जाने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रसिद्ध झील जिस पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? राजस्थान की प्रसिद्ध झील जिस पर नटनी का चबूतरा निर्मित है
तो इसका सही उत्तर होगा पिछोला झील। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान की जो पिछोला यानी राजस्थान की या राजस्थान में जो उदयपुर में पिछोला झील है, इस पिछोला झील के किनारे पर ही एक नटनी का चबूतरा बना है। और यह नटनी वही है जिसने राणा लाखा के समय पिछोला झील को एक रस्से के सहारे एक किनारे से दूसरे किनारे पर पार करने की शर्त रखी थी। और सभी मित्रों से जो मेरे चैनल पर अभी जुड़े हुए हैं उन सभी से एक प्रश्न कि उस नटनी का नाम क्या है, यानी आप कमेंट्स में बताइएगा कि वह नटनी का नाम जिसने वो पिछोला झील पार करने की शर्त रखी थी, तो उस नटनी का नाम क्या था। बात करें आज के अगले प्रश्न की, लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है। लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर की नाग पहाड़ियों से। और मित्रों याद रखिएगा कि जो लूणी नदी है इसका उद्गम तो अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है, लेकिन इस नदी का जो जल है बालोतरा तक मीठा रहता है और बालोतरा के आगे यानी बालोतरा जिले से आगे जाते ही इसका जल खारा हो जाता है। इस वजह से इस नदी को आदि खारी और आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 31, जवाई नदी का उद्गम कहां से होता है। जवाई नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इसका सही उत्तर होगा गोरिया गांव की पहाड़ियों से। और मित्रों याद रखिएगा कि जो गोरिया गांव है ये पाली जिले में पड़ता है और जवाई नदी का उद्गम भी गोरिया गांव की पहाड़ियां से होता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, यानी वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, तो इसका सही उत्तर होगा घग्गर नदी। और मित्रों याद रखिएगा कि जो घग्गर नदी है इस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है और प्राचीन समय में यही नदी सरस्वती या दृषदवती के नाम से जानी जाती थी। बात करें प्रश्न नंबर 33 की, वन की आशा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। वन की आशा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा बनास नदी। और मित्रों याद रखिएगा कि बनास नदी को वन की आशा, बनास, वशिष्ठी और वन की आत्मा भी कहा जाता है। और मित्रों आपको बता दें कि जो बनास नदी है इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है, यानी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से इसका उद्गम होता है। और अंतः प्रवाह की दृष्टि से अगर राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो बनास नदी है। और अंतः प्रवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे अधिक प्रवाह क्षेत्र को धारण करने वाली जो नदी है यानी जल ग्रहण वाली नदी भी बनास ही है। और बनास नदी के किनारे पर या बनास नदी पर टोंक जिले के आसपास एक बीसलपुर बांध भी बनाया गया है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसंबंध का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसंबंध का निर्माण कब व किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा जयसिंह द्वारा और 1687 से लेकर के 1691। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 35, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा नक्की झील और जो सिरोही में स्थित है। और मित्रों याद रखिएगा कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की वह झील कौन सी है जिसका निर्माण देवताओं के नाखूनों से हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा नक्की झील और यह सिरोही में स्थित है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 36, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। यानी राजस्थान के वे जिले कौन से हैं जहां पर बांका पट्टी फैली हुई है, तो इसका सही उत्तर होगा नागौर और अजमेर जिले। मित्रों याद रखिएगा कि नागौर और अजमेर जिले में यानी कि दोनों जिलों की सीमाओं पर कुछ सीमा ऐसी है जहां पर
फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और उस वजह से उस क्षेत्र में यानी उसमें 40 की उम्र पार करते ही वहाँ के जो स्त्री पुरुष हैं उनकी कमर झुक जाती है। इस वजह से वहाँ उस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, खडीन वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि कहाँ पाई जाती है? मित्रों ये खडीन लिखा हुआ है, यानी खडीन वर्षा जल की जो परंपरा है यह किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर जिले में। मित्रों बात करें आज के प्रश्न नंबर 38 की, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा माउंट आबू, यानी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। मित्रों वर्षा वाले स्थान की बात करें कि वर्षा वाला स्थान की बात करें तो माउंट आबू, और जिले की अगर बात की जाए तो झालावाड़। अगर जिला पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो झालावाड़, और अगर स्थान की बात की जाए तो फिर आपको सही उत्तर का टिक करना होगा माउंट आबू को। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 39, राज्य के अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? कि राज्य में अधिकांश जो वर्षा है वह किन पवनों के द्वारा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। और मित्रों सभी मित्रों से अनुरोध कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। और मित्रों हमारी जो ये प्रश्नों की श्रृंखला है ये लगातार चलती रहेगी, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और आपको इसी प्रकार की ये जो क्लास हैं ये प्रतिदिन मिलती रहेगी। बात करें आज के प्रश्न नंबर 38 की, यानी राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से। प्रश्न नंबर 40, मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? कि मिट्टी में पाए जाने वाला जो खारापन है और जो क्षारीयता है इसके समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा खेतों में जिप्सम का प्रयोग। मित्रों बात करें प्रश्न नंबर 41 की, कि राजस्थान के किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? मित्रों इस प्रश्न को भी आप स्टार लगा लीजिएगा और इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर। बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 42, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। यानी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी राष्ट्रपति द्वारा या देश के मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल की सलाह से। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा, देश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर राज्य के राज्यपाल की सलाह से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? यानी किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 155 के तहत है। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 352। मित्रों याद रखिएगा कि संविधान के जो सभी अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों में मात्र एक ही स्थान पर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, और मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग है वह अनुच्छेद 352 में हुआ है। यानी राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनमें अनुच्छेद 352, 356, 360, तो 352वां जो संविधान है यानी जो अनुच्छेद है संविधान का, उसी में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है।
अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 45। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? तो इसका सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री के पास। और केंद्रीय कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों की बात करें तो प्रधानमंत्री के पास है। अगला प्रश्न, राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद की कड़ी का कार्य कौन करता है? राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद की कड़ी का कार्य कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वह राज्यपाल व मंत्री परिषद के बीच संवाद की कड़ी का कार्य करता है। बात करें प्रश्न नंबर 47 की, कि राज्य के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? कि राजस्थान के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा हीरालाल देवपुरा। अब मित्रों बात करें आज के प्रश्न नंबर 48 की, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जोधपुर। अगर सबसे बड़े संविधान की बात करें, क्योंकि राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं और सारे पश्चिमी जिले जोधपुर, बड़े सभी जिले जोधपुर संभाग में शामिल किए गए, इस वजह से सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग होगा। और वर्तमान में अगर बात करें कि वर्तमान में जो संभाग है वो कितने हैं, तो वर्तमान में संभाग 10 हैं। पहले 7 थे, अब 3 संभाग बढ़ाए गए, इस वजह से अब संभागों की संख्या 10 हो गई है। बात करें आज के, यानी ये जोधपुर संभाग। अब बात करें प्रश्न नंबर 40 की, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन से हैं? यानी राजस्थान के वे संभाग जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जोधपुर व जयपुर। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो जोधपुर सबसे बड़ा संभाग, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग की बात करें तो वो जयपुर। अगला प्रश्न, सिरोही का संबंध प्रदेश के किस संभाग से है? सिरोही का संबंध प्रदेश के किस संभाग से है, या सिरोही जिला किस संभाग में शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा पाली संभाग में। मित्रों बात करें आज के प्रश्न नंबर 51 की, कि जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया था? कि जयपुर और अलवर में किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका सही उत्तर होगा कछवाहा राजवंश ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 52, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? मित्रों याद रखें कि राजस्थान में यानी एकीकरण से पूर्व जो 19 रियासतें थी, उन 19 रियासतों में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। और यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खां पिंडारी। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 53 को लेकर के, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? मित्रों इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो इसका सही उत्तर होगा सिवाना दुर्ग। और मित्रों 1301 में यानी 1301 में रणथंबोर दुर्ग को विजित किया। इसके बाद ने अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया। चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया उस समय यहाँ के राजा रतन सिंह थे, यानी यहाँ के राज शासक रतन सिंह थे। और रानी बात करें कि उस समय रानी कौन थी, तो रानी पद्मिनी थी। बात करें प्रश्न नंबर 54 की, हवा महल का निर्माण किसने व कब करवाया था? यानी हवा महल का निर्माण कब व किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने। मित्रों याद रखिएगा कि जो हवा महल है जयपुर में स्थित,
इस हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और मित्रों आपको बता दें कि हवा महल 5 मंजिला इमारत है तथा इसमें कुल 953 खिड़कियां हैं। अब बात करें आज के प्रश्न नंबर 55 की। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा कुंभा को। बात करें आज के अगले प्रश्न की। और आज का जो प्रश्न अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 56, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कला ढोला मारू यानी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कला ढोला मारू का नायक ढोला कहाँ का राजा था? तो इसका सही उत्तर होगा गागरोन का। और मित्रों आपको बता दें कि राजस्थान की जो प्रसिद्ध लोक कला ढोला मारू है, इसमें ढोला यानी नायक का नाम ढोला और जो नायिका है उसका नाम मारू यानी मरवण था। और यह ढोला गागरोन का निवासी था। और मित्रों आपको बता दें कि गागरोन राजस्थान का जलदुर्ग है जो झालावाड़ जिले में है। बात करें आज के प्रश्न नंबर 57 की। राजस्थान में गेटोर की छतरियां किस राजवंश की है? कि राजस्थान में जो गेटोर की छतरियां है ये किस राजवंश की छतरियां है? तो इसका सही उत्तर होगा कछवाह राजवंश की। यानी गेटोर जयपुर में यानी राजस्थान में जो गेटोर स्थान है और ये जयपुर में पड़ता है। और ये जो छतरियां हैं ये सभी कछवाह राजवंश के राजाओं की छतरियां है। और मित्रों बात करें आज के प्रश्न नंबर 58 को लेकर के। इतिहास में मालदेव मूछाला के नाम से विख्यात है। यानी अपने राजस्थान के इतिहास में किस शासक को मालदेव मूछाला के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मालदेव सोनगरा। अब बात करें आज के प्रश्न नंबर 59 की। राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रथम सैनिक संग्राम का आरंभ कहां से हुआ? राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रथम सैनिक संग्राम का आरंभ कहां से हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा नसीराबाद छावनी से। मित्रों याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी और इनमें सबसे बड़ी जो सैनिक छावनी थी नसीराबाद छावनी। तो यहां से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। और बात करें कि तिथि तो वो 28 मई थी। और मित्रों हम आज प्रश्न नंबर 60 यानी इस प्रश्न श्रृंखला का जो अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 चर्चा करें कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? यानी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तथा अगर ये श्रृंखला आपको उचित लग रही है यानी परीक्षा उपयोगी प्रश्न इसमें शामिल हैं तो इस श्रृंखला को आप अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।